वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आज आपके सामने 1 अक्टूबर को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आज 1 अक्टूबर 2024 से ये 10 रूल में बदलाव होने वाला है, जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो सबसे पहला आज से बदलने वाला रूल है, आप सबको पता है त्योहारी सीजन आ गया है, अक्टूबर महीना पूरा फेस्टिवल टाइम है। और कुछ बदलाव टैक्सेशन में है, कुछ बदलाव बैंकिंग सेक्टर में है, इंश्योरेंस सेक्टर में, और कुछ सेविंग स्कीम्स में यहाँ पर बदलाव है। और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट मैं इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। सारे 10 के 10 जो अपडेट्स आज से आपको ध्यान में रखने हैं, उसकी शुरुआत हम लोग चलिए करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडर्स हैं, एफ में ट्रेड करते हैं, उनके लिए है अच्छी खबर नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो ऑप्शन हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की रेट यहाँ पर बढ़ा दी है। और अब से सेबी जैसे जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पहले लगता था, आप सबको मैं बता दूं कि 0.0625% लगता था। अब जो नई रेट है आज से जो इफेक्टिव हो रही है वो 0.1% टैक्स रेट है। यानी आप इसको सीधी सी भाषा में समझे कि 100 रुपए की अगर आप ट्रेड करते हैं तो 100 रुपए का अगर आपका सेलिंग होती है तो 100 रुपए के प्रीमियम पर आपको अब 10 पैसा कटेगा, जो पहले 6 पैसे के आसपास कटता था, है ना। तो यहाँ पर आपको 4 पैसा एक्स्ट्रा आपको आज से देना होगा। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स रेट फ्यूचर की भी बढ़ाई है आज से। तो जो जो एक तरह से ओल्ड पहले जो होती थी फ्यूचर के अंदर, अब आपको 0.02% देना होगा। पहले ये 0.125% था, है ना। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया। ये न्यू रेट है 0.02, ये ओल्ड रेट है। यानी आप इसको ऐसे समझिए, अब 1 लाख रुपए की प्रीमियम पे आपको 20 रुपए टैक्स देना होगा, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर ट्रेडिंग। और ये पहले 12.5 रुपए के आसपास था, ठीक है। और आज से आपको ये भी बता देता हूँ, एनएससी और बीएससी ने अपने ट्रांजेक्शन फीस में भी बढ़ोतरी की है। जो आप अगर शेयर्स ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट एनएससी और बीएससी दोनों की आज से बढ़ी है। तो ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर उनको अब ज़्यादा चार्जेस पे करने होंगे। जो सेकंड अपडेट है वो है इंश्योरेंस सरेंडर पॉलिसी। याद रखिएगा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब तक जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे और समय से पहले उसको सरेंडर करते थे तो बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने, आईआरडीए ने नियम में बदलाव किया है। नई इंश्योरेंस सरेंडर पॉलिसी आज से एप्लीकेबल हो रही है। आप 1 साल बाद किसी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और अच्छी खासी वैल्यू आपको सरेंडर में मिल सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो आपने कोई 4 साल में 2 लाख रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम भरा और आपका मान लो 40,000 रुपए बोनस भी आपको उस पॉलिसी पे मिला, तो वो 2,40,000 हो गया। अब आप 4 साल बाद किसी पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो आपको जस्ट आधा पैसा मिलता है, 50%। लेकिन अब वो पैसा आपको लगभग 1 लाख, आधा पैसा मतलब पहले 1,20,000, 2,40 का आधा 1,20 होता है, अब वो 1,55 के आसपास मिलेगा। यानी नई इंश्योरेंस सरेंडर पॉलिसी में आप 1 साल बाद अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, ज़्यादा रिफंड आपको उसमें मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर है इंश्योरेंस, जो लोग इंश्योरेंस कराते हैं उनके लिए, ठीक है। तीसरा जो अपडेट है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। हम सब जानते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं, है ना, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके लिए किसी भी बैंक में, नेशनलाइज बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अब मैं बता दूं, अगर आपने किसी का भी सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट खुलवा रखा है, अब ये गवर्नमेंट ने आज से नया नियम बना दिया है कि वो अकाउंट सिर्फ उस बच्ची के पेरेंट्स और लीगल गार्जियन जो भी होंगे वही ऑपरेट कर पाएंगे। अगर किसी अन्य व्यक्ति ने खुलवा रखा है तो उस व्यक्ति को अब ट्रांसफर कराना होगा, अन्यथा वो जो अकाउंट होगा वो बैंक परमानेंटली वो अकाउंट बंद कर देगी, याद रखिएगा। तो अब सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वो सिर्फ किसी भी बच्ची की पेरेंट्स और उसके लीगल गार्जियन ही ऑपरेट कर पाएंगे आज से, याद रखिएगा, ठीक है। चौथा जो अपडेट है वो है कि कई सारी कंपनीज जब अपने शेयर्स खुद ही बाई बैक कर लेती है ना, तो उस बाई बैक में अगर शेयर होल्डर को कोई मुनाफा होता है, इनकम होती है, तो इस इनकम पे पहले कंपनियां टैक्स देती थी। यानी शेयर होल्डर को उस इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता अगर वो कंपनी खुद अपने शेयर खरीद लेती थी शेयर होल्डर से। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कंपनियां अपने शेयर्स बाई बैक करती है और आपको उस बाई बैक से कोई लाभ होता है,
प्रॉफिट होता है तो आपको उस पर 20% टैक्स देना होगा। ये टैक्स पहले कंपनीज देती थी इसलिए हमें नहीं देना पड़ता था, अब हमें देना पड़ेगा, इससे हमारी डिविडेंड इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा अगर हमें शेयर्स हमारे शेयर्स कोई कंपनी बाई बैक करती है और उस पर हमें लाभ होता है तो उस पर टैक्स अब हमें ही देना पड़ेगा। ओके, पांचवा जो अपडेट है वो है बोनस इश्यू को लेके। देखिए अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस देती थी तो जो बोनस की रिकॉर्ड डेट होती थी तो उस रिकॉर्ड डेट से 1 से 2 वीक लगते थे वो बोनस शेयर उस व्यक्ति के अकाउंट में आने में और उसको ट्रेड करने में। लेकिन अब से आपको मैं बता दूं कि आज से जो नियम बदला है, अगर आपको किसी कंपनी ने बोनस दिया है और उसकी रिकॉर्ड डेट के अगले 2 दिन के अंदर अंदर वो बोनस शेयर्स भी ट्रेड के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, आप उनको खरीद बेच पाएंगे, याद रखिएगा। ओके, सो ये नियम में बदलाव हुआ है। अगला जो छठा बदलाव है वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के जो आप अगर कोई वेटिंग पीरियड है उसमें बढ़ोतरी मतलब कम टाइम पीरियड किया गया है। कोई भी हेल्थ पॉलिसी हम लेते हैं और उसका अगर हमें कोई क्लेम करना होता है तो उसका जो मैक्सिमम वेटिंग पीरियड पहले 4 साल हुआ करता था, अब इसको घटा के 3 साल कर दिया, यानी 3 साल के अंदर अंदर आपको हेल्थ पॉलिसी का मतलब वेटिंग पीरियड होगा और 3 साल के अंदर अंदर आपको किसी भी तरीके का पैसा वापस दे दिया जाएगा। एक और चीज मैं बता दूं कि इंडोमेंट पॉलिसी में अगर आप समय से पहले पैसा निकालते हैं तो अब आपको पैसा बेसिकली मिल जाएगा, पहले वो पैसा आपको नहीं मिलता था इंडोमेंट पॉलिसी को टाइम से पहले निकालने पे, अब आपको पूरा पूरा भुगतान मिल जाएगा। अगला एक बदलाव है कि आप में से कई सारे लोग जब पैन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आधार नंबर बेसिकली मांगे जाते थे, और आधार नंबर नहीं तो आपका आधार इनरोलमेंट आईडी भी मांगा जाता है। पैन वगैरह का एप्लीकेशन 49A आप लगाते हैं। अब याद रखिएगा आधार इनरोलमेंट आईडी आपसे नहीं मांगी जाएगी पैन एप्लीकेशन लगाने में या ITR फाइलिंग में। आधार इनरोलमेंट आईडी की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया आज से, ठीक है। आठवां जो अपडेट है वो है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड अगर आपने खरीद रखे हैं तो उस पर आपको पता होना चाहिए कि आपका TDS कटता है बेसिकली, तो 10% की रेट से TDS करता है, लेकिन अगर 10,000 से कम आपका एनुअल इनकम है उस पर तो कोई TDS नहीं काटा जाएगा, याद रखिएगा। तो आप फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पर आपकी TDS की कटौती होगी 10% से, लेकिन 10,000 से कम इनकम पे नहीं होगी, याद रखिएगा। आप में से जिन लोगों के कोई टैक्स के मामले चल रहे हैं तो विवाद से विश्वास स्कीम पार्ट 2 आने वाला है, ठीक है, तो आज से लागू हो गया है, तो ये 31 दिसंबर तक चलेगा। तो बेसिकली इस स्कीम में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो जैसे कई सारे टैक्स विवाद हैं उनके समाधान करेगी, ठीक है, और कोई अगर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ठीक है, उनकी लागत को कम करने के लिए सेटलमेंट का ये स्कीम था जो वापस से शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर तक चलेगा, इसका पार्ट 2 याद रखिएगा। ओके, तो ये जिन लोगों के कोई मुकदमे चल रहे हैं टैक्स वगैरह को लेके उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। अब सबसे बड़ा जो इस पूरे वीडियो का जो क्रक्स वाला पॉइंट है वो है TDS की रेट्स के बारे में। कुछ ऐसे सेक्शन है जिसमें TDS की रेट आज से बदल रही है, वो सेक्शंस मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 194DA, याद रखिएगा। अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है और आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो रही है या फिर आपकी कोई दुर्घटना में की वजह से आपको पॉलिसी पर पैसा मिल रहा है ना, तो उस केस में सेक्शन 194DA के अंतर्गत इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर पहले 5% TDS कटता था, दैट इज डिडक्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब वो 2% TDS कटेगा आज से, याद रखिएगा। तो इंश्योरेंस का जो पॉलिसी मैच्योरिटी पर हमें अमाउंट मिलता था वो अब पैसा ज्यादा मिलेगा क्योंकि रेट ऑफ TDS रिड्यूस कर दी गई है। अब बात करते हैं सेक्शन 194IB के अंतर्गत। अगर कोई इंडिविजुअल या HUF कोई प्रॉपर्टी को किराए पर लेता है और अगर उसका महीने का किराया 50,000 रुपए से ज्यादा है, अगर वो एक जो इंस्टॉलमेंट किराए की 50,000 से ज्यादा पे कर रहा है तो उसको पहले लैंडलॉर्ड का 5% TDS काट के पे करना होता था रेंट, अब वो सिर्फ 2% TDS काटेगा, यानी सीधी सी बात है लैंडलॉर्ड के पास किराया ज्यादा जाएगा, है ना, क्योंकि 5 की बजाय 2% रेट ऑफ TDS कर दिया गया। 50,000 से ज्यादा के किराए पर TDS कटता है सेक्शन 194IB के अंतर्गत। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और अगर प्रॉपर्टी का जो स्टाम्प वैल्यू है वो 50 लाख से ज्यादा होता है तो आप जब सामने वाली पार्टी को पेमेंट करते हैं तो आपको सेक्शन 194IA के अंतर्गत 1% TDS काटना होता है, ठीक है, तो 1% TDS काटना होगा, याद रखिएगा, 1% TDS। अब इसमें सर ये नियम तो पहले भी था, बिल्कुल था, अभी इस नियम में ये बदलाव कर दिया है कि चाहे वो प्रॉपर्टी कितने ही जने मिलकर खरीद रहे हो, जैसे आप जॉइंट में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, जॉइंट होल्डर है आप, ठीक है, तो अगर आपने 10 जनों ने मिलकर भी प्रॉपर्टी खरीदी है और सामने वाला जो वेंडर है
वो एक व्यक्ति ये सेलर है, तो आपको टीडीएस काटना है और गवर्नमेंट को जमा कराना 1%, याद रखिएगा, सेक्शन 194 आई के अंतर्गत। अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 194 ओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर है अगर आप, तो जो ई कॉमर्स वेंडर कंपनी आपके प्रोडक्ट, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल करती है और आप उनको जब पेमेंट करते हैं तो पहले आपको 1% टीडीएस काटना होता था, इस टीडीएस की रेट में बदलाव हुआ है, अब सिर्फ 0.01% टीडीएस कटेगा। यानी जो ई कॉमर्स वेंडर्स हैं, जो ई कॉमर्स सेलर हैं, उन लोगों को अब ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा पैसा ज्यादा मिलेगा, टीडीएस की रेट यहाँ पर बहुत कम कर दी गई है। ओके, सेक्शन 194 आई ओ के अंतर्गत। सेक्शन 194 एफ, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड या कोई यूटीआई के कोई यूनिट्स को रीपर्चेज करने पर टीडीएस करता था, पहले 20% करता था, अब नहीं कटेगा, याद रखिएगा। और लॉटरी टिकट के कमीशन पे पहले 5% टीडीएस करता था, अब सिर्फ 2% टीडीएस कटेगा। तो ये बड़े मेजर अपडेट्स हैं जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो रहे हैं, यानी आज से लागू हो रहे हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कमेंट भी कर सकते हैं। मैं अपकमिंग वीडियोस में आपके टॉपिक को कवर करूंगा। थैंक यू सो मच।